Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, today in this video we will discuss about issue and redemption of debentures. Yes friends, in corporate accounting we comes with this important chapter debentures. Friends, let us first know what is debentures. What are the debentures? So let us first see the term debenture. Now the word debenture is derived from the Latin word debere. It means to borrow. It means debenture is nothing but a borrowings. A debenture is a written tool acknowledging a debt under the general authentication of the enterprise. It comprises of an agreement for repayment of principal after a specific period or at the option of enterprise and for payment of interest at a fixed rate due to usually either yearly on fixed dates. So friends, डिबेंचर का मतलब होता है बोरोविंग्स. डिबेंचर एक लोन की तरह यूज किया जाता है, यानी कि जब भी कंपनीज को किसी तरह का लोन चाहिए होता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कंपनीज नीड्स फंड्स एंड कंपनी नीड्स लार्जर फंड्स, तो कंपनी को बोरो करना होता है, तो कंपनी बोरोविंग्स लेने के लिए डिबेंचर्स को इशू कर देती है. अब ये जो डिबेंचर्स इशू होते हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए इशू होते हैं, जिसमें कि डिबेंचर का एक एग्रीमेंट ही बनता है कि उसमें वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको फिर से रीपेड करना होता है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर. और ये वाले जो डिबेंचर्स है, इन डिबेंचर्स पर कुछ इंटरेस्ट भी आपको पेड करना होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड होता है और उस फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको उसका रीपेमेंट करना ज़रूरी हो जाता है. अब ये जो इंटरेस्ट आपको पेड करना है ये एक तो ईयरली बेसिस पर आपको पेड करना होता है और उसके लिए फिक्स्ड डेट्स का अलॉटमेंट किया गया होता है. तो दीज आर दी डिबेंचर्स. तो डिबेंचर्स के बारे में और हम जानेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसकी डेफिनेशन की. नाउ अकॉर्डिंग टू द Section 230 of the Companies Act, debenture comprises of debenture inventory, bonds and any other securities of an enterprise, whether comprising a charge on the asset of the enterprise or not. तो डिबेंचर में डिबेंचर इन्वेंटरी, बॉन्ड्स या कोई दूसरी सिक्योरिटीज का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और जो कि हमारे जिसका चार्ज हमारी एंटरप्राइजेस की एसेट के साथ हो या ना हो, लेकिन डिबेंचर्स जो होते हैं वो डिबेंचर्स में किसी भी तरह की सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स या इन्वेंटरी को देखा जाता है. इसी के साथ हम लोग और एक डेफिनेशन देखेंगे हमारी डिबेंचर्स के बारे में, जो कि हमें दी है मिस्टर टॉपहैम ने. अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय ए कंपनी एज एविडेंस ऑफ अ डेब्ट टू द होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ ए लोन and most commonly secured by a charge. डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी एज अ एविडेंस डिबेंचर होल्डर को इशू करती है, जो कि एक लोन के माध्यम से इस डिबेंचर को देखा जा सकता है. और ये जो डिबेंचर होता है वो मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड होता है चार्ज से. बाय अ चार्ज ये सिक्योर्ड होता है. अब इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो कॉमन पब्लिक से फंड रेज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. तो अब इन डेफिनेशंस के साथ ही हम लोगों को डिबेंचर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है, या फिर डिबेंचर्स के कुछ फीचर्स या स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो डिबेंचर है वो डिबेंचर एक सर्टिफिकेट की फॉर्म की तरह होता है. जैसे हम शेयर इशू करते हैं और उसके बदले में शेयर सर्टिफिकेट इशू देते हैं, या फिर शेयर सर्टिफिकेट हम दे देते हैं शेयर होल्डर को, सेम उसी तरह से हम लोग डिबेंचर्स इशू करेंगे और उसके बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट भी हम इशू कर देंगे. तो एज लाइक शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स आल्सो हैज अ फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट. दूसरी बात यह है कि ये डिबेंचर्स जो इशू होंगे वो इशू होंगे कंपनी के कॉमन सील के साथ, यानी कि डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी का कॉमन सील भी देखने को मिलेगा. या अब ये वाला जो सर्टिफिकेट है या फिर ये जो डिबेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं तो वो एक्नॉलेज करता है किस बारे में, तो वो एक्नॉलेज करता है कि कंपनी को उस डिबेंचर होल्डर ने डेब्ट दिया हुआ है या लोन दिया हुआ है या कंपनी को उन्होंने बोरोविंग्स दी हुई है. तो ये जो सर्टिफिकेट है वो एक्नॉलेजमेंट होता है डेब्ट का. इसी के साथ डिबेंचर होल्डर जो यूजुअली
एक जिसे भी हम लोगों ने डिबेंचर इशू किया है उसको हम लोगों को रीपेमेंट करना पड़ता है, यानी कि एक जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वो डिबेंचर इशू किया हुआ है तो उसका प्रिंसिपल सम अमाउंट जो है वो हमें स्पेसिफाइड डेट पर कंप्लीट रीपे करना होता है। अब वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब डिबेंचर्स के हम टाइप्स देखते हैं तो उसमें इररिडीमेबल डिबेंचर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर ऐसा रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम ही है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। उसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे। बट इन जनरल टर्म्स डिबेंचर्स जो आएंगे तो डिबेंचर्स को हम लोगों को रीपेमेंट करना होता है हमारी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में और स्पेसिफाइड प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। जनरली जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं उनके ऊपर हमें इंटरेस्ट पेड करना होता है, और ये जो इंटरेस्ट पेड करना होता है वो रेगुलर इंटरवल्स पर हमें पेड करना होता है, यानी कि उसके लिए फिक्स्ड डेट्स असाइन किए हुए होते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ हम लोगों को एक इंटरेस्ट रेट भी हमको पेड करना है। आप चाहो तो प्रिंसिपल अमाउंट बाद में भी पेड कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है डिबेंचर्स का वो इंटरेस्ट रेट आपको पेड करना ही होता है, ये कंपलसरी है दोस्तों। जैसे आप शेयर के बारे में जानते थे कि अगर शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ता था, लेकिन समझो आपकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपकी कंपनी लॉस में चल रही है, तो आप डिविडेंड देना रुका भी सकते हैं या फिर डिविडेंड ना देते हुए अगले साल में भी प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन डिबेंचर्स के साथ ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपके कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या आपकी कंपनी लॉस सफर कर रही हो, आपको डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना ही होगा। तो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना कंपलसरी हो जाता है। और डिबेंचर्स जो होते हैं वो नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं फ्लोटिंग चार्ज से, मतलब जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हमारे पास देखने को मिलते हैं तो उस डिबेंचर्स को सिक्योर्ड रखा गया होता है हमारी कंपनी के एसेट्स के साथ, यानी कि कंपनी की जो एसेट्स है वो उनका फ्लोटिंग चार्ज उस डिबेंचर्स पर दिया जाता है। ऐसे डिबेंचर्स को आमतौर पर सिक्योर्ड डिबेंचर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स हम लोग पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज दोनों भी कंपनीज डिबेंचर्स इशू कर सकती है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन बोरो सून आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, बट अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट बोरो टिल द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिसीव्ड टू दैट कंपनी। यानी कि प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद ही तुरंत डिबेंचर्स इशू कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी जब तक बिजनेस का सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिल जाता तब तक डिबेंचर्स जो है वो इशू नहीं कर सकती है, यानी कि बोरोइंग्स नहीं मंगा सकती है। तो ये सारी बातें हो गई डिबेंचर्स के बारे में। दोस्तों आप डिबेंचर्स के बारे में जान चुके होंगे। डिबेंचर्स एक शेयर सर्टिफिकेट के जैसा ही सर्टिफिकेट है, लेकिन डिबेंचर लोन सर्टिफिकेट है, डेब्ट सर्टिफिकेट है। डिबेंचर का मतलब ही बोरोइंग्स है। जब भी हमें फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जब भी हमें बोरोइंग्स की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ये डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, और डिबेंचर की माध्यम से हम लोग हमारा लोन रेज कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को हमें एनुअल इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है, डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना भी जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिबेंचर्स के बारे में देख सकते हैं। साथ ही साथ डिबेंचर जो इशू होंगे उन डिबेंचर पर कंपनी की कॉमन सील यानी कि कंपनी का सील भी हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे शेयर्स और डिबेंचर्स के डिफरेंस के बारे में। अब शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों भी सर्टिफिकेट के हिसाब से इशू कर देते हैं, दोनों का भी इशू हो रहा है, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स की डिफरेंस। शेयर रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी, whereas a debenture represents a portion of debt of company. शेयर कंपनी के कैपिटल को दर्शाता है तो डिबेंचर कंपनी के लोन को दर्शाता है। A shareholder is a member of company, whereas a debenture holder is a creditor of company. शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर होता है तो डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। A shareholder enjoys the rights of proprietorship of a company. A debenture holder can enjoy the right of a lender only. शेयर होल्डर जो है उनको प्रोप्राइटरशिप का राइट जो है वो एंजॉय करने आ सकता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर जो है वो सिर्फ लेंडिंग का ही राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको जो हक है वो सिर्फ लेंडिंग का हक है। A shareholder has a right of control over the working of the company by attending
meeting and voting in the general meeting, which is the supreme authority of the company. A debenture holder has no such right. देखिए, शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग अटेंड करने का और उस मीटिंग में अपना वोट देने का भी अधिकार होता है, जो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है. जनरल मीटिंग यानी कि हमारी कंपनी की एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है. तो उसमें पार्टिसिपेट करने का यानी कि अटेंड करने का और उसमें वोटिंग या फिर डिसीजन देने का जो अधिकार है वो शेयर होल्डर को मिल जाता है. लेकिन ऐसा किसी भी तरह का कोई भी राइट डिबेंचर होल्डर्स को नहीं होता है. A shareholder can get dividend only when there are profits, but a debenture holder is entitled to interest which the company must pay whether or not there are profits to the company. जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिल सकता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो, लेकिन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट हर हाल में मिलेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो या कंपनी लॉस सफर कर रही हो. A shareholder gets a dividend far higher if the company earns good profit, whereas a debenture holder gets a fixed rate of interest per annum payable on fixed dates. अब देखिए, अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो शेयर होल्डर्स को भी बहुत सारा डिविडेंड मिल सकता है, यानी कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिल सकता है. लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट फिक्स रेट के हिसाब से होगा, चाहे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, फिर भी शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट फिक्स्ड रहेगा और वो पर एनम फिक्स्ड डेट पर पेड होना चाहिए. A shareholder has a claim on the accumulated profits of the company and is normally rewarded with bonus shares, whereas a debenture holder has no claims whatsoever after he has been paid the interest amount. अब देखिए, जब भी accumulated profit हमारी कंपनीज में आ जाते हैं तो उन प्रॉफिट्स पर शेयर होल्डर क्लेम कर सकते हैं. और जनरली ऐसा होता है कि नॉर्मली जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ जाते हैं तो शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स भी इशू किए जाते हैं. तो ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बेनिफिटेड थिंग हो जाती है. लेकिन डिबेंचर होल्डर को ऐसा किसी तरह का बोनस नहीं मिलता, या फिर एक बार डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट अमाउंट पेड कर दी तो किसी भी तरह का क्लेम डिबेंचर होल्डर्स नहीं कर सकते हैं. Debentures are normally issued for a specified period after which they are repaid. And no such repayment is possible in the case of shares. अब डिबेंचर्स जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं बोरोविंग्स के लिए, यानी कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम लोग वो लोन के तहत मांग रहे हैं उनसे पैसे, और इसलिए हम लोग ये डिबेंचर इशू कर रहे हैं. अब जिन्हें कि हमें रीपेड भी करना होता है, लेकिन ऐसा कोई भी रीपेमेंट शेयर्स के मामले में देखा नहीं जाता है या फिर यहाँ पर जरूरी नहीं होता है. तो ये एक बड़ा डिफरेंस है शेयर्स और डिबेंचर्स का. अ कंपनी कैन नॉट परचेस इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, बट इट कैन परचेस इट्स ओन डिबेंचर्स एंड कैंसल देम ऑन और री इशू देम. कंपनी चाहे भी तो अपने खुद के शेयर्स मार्केट से परचेस नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स मार्केट से परचेस कर सकती है, उन्हें कैंसिल कर सकती है या फिर उन्हें री इशू भी कर सकती है. तो डिबेंचर्स के साथ ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने मिलती है जो शेयर्स के साथ हमें नहीं मिलती है. और जो लास्ट डिफरेंस हम लोग देखेंगे शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में, तो इन लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर्स बीइंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स normally get priority in payment, whereas shareholders are the last to get payment after all other claims have been satisfied. अब जब लिक्विडेशन हो जाता है, यानी कि जब कंपनी बंद होने की स्टेज में आ जाती है, तो उस स्टेज में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि जो डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड होते हैं, तो इन्हें पेमेंट के टाइम पर सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है. यानी कि आपको सबसे पहला पेमेंट जो करना है वो इन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, इन डिबेंचर होल्डर्स का करना होता है. और शेयर होल्डर्स को लास्ट प्रायोरिटी मिलती है, यानी कि सारे क्लेम्स अगर आपने कंप्लीट कर दिए हैं और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट कर सकते हैं. इफ आपके पास पैसे नहीं है तो आप शेयर होल्डर को रीपेमेंट भी नहीं कर सकते. तो ये वाला एक डिफरेंस है. तो काफ़ी डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिए हैं शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में. बस एक छोटी सी सलाह मैं आपको दूंगी कि शेयर्स और डिबेंचर्स में एक बात hमें ध्यान रखनी है कि शेयर हमारी कंपनी का कैपिटल है और डिबेंचर हमारी कंपनी का लोन होता है.
तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की। अब डिबेंचर्स के जो टाइप है वो नॉर्मली 4 तरह के टाइप्स है, जिनके और सब टाइप्स पड़ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स की। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द फिक्स्ड पीरियड रीपेएबल होते हैं, यानी कि एक फिक्स पीरियड के लिए वो इशू किए जाते हैं और वो पीरियड खत्म होने के बाद वो रीपेड हो जाते हैं। और इररिडीमेबल डिबेंचर्स जो है वो पेड नहीं होते जब तक हमारी कंपनी चलती है तब तक, यानी कि अप टू द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ आवर कंपनी उसका रीपेमेंट करना जरूरी नहीं होता है। तो रिडीमेबल पेमेंट का जो रीपेमेंट है वो हमें फिक्स पीरियड के अंदर करना होता है, और इररिडीमेबल डिबेंचर्स का पेमेंट जब हमारी कंपनी क्लोज होगी, बंद होगी, उसी टाइम पर हमें करना होता है। अब दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे वो है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियरर डिबेंचर्स। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जो है वो इशू होते हैं पर्टिकुलर पर्सन को जिनका नाम हमारी कंपनी की रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड कर दिया होता है, तो उसे हम कहेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स issued to particular person whose names are recorded in our company's register, whereas bearer debentures are payable to bearers only। अब ये जो bearer debentures है वो freely transferable भी होते हैं। कंपनी bearer debenture holders का किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है। बियरर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट कूपन्स डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ ही अटैच कर कर दिए जाते हैं, और उनका जो इंटरेस्ट पेएबल होता है वो जो कूपन हम लोगों ने अटैच करके दिया था उस कूपन के रिप्रेजेंटेशन पर उनको उसका इंटरेस्ट पेड कर दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। यानी कि बियरर डिबेंचर होल्डर्स का किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड हमारी कंपनी में देखने नहीं मिलेगा। जब हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ ही हम लोग इंटरेस्ट के कूपन्स भी उन्हें इशू कर देंगे, और जब जब ये डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट के कूपन रिप्रेजेंट करेंगे तो उस टाइम पर उन लोगों को हम इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर देंगे। तो ये होते हैं हमारे बियरर डिबेंचर होल्डर्स। अब इसके आगे का टाइप है सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। मॉर्गेज डिबेंचर्स को ही सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहा जाता है। अब हमारे कंपनी के जो एसेट होते हैं वो कंपनी के एसेट सिक्योरिटी के तौर पर दिए जाते हैं इन डिबेंचर्स के साथ, तो उसे कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स या मॉर्गेज डिबेंचर्स, यानी कि हमारे जो एसेट हैं वो मॉर्गेज एज अ सिक्योरिटी रह जाते हैं इन डिबेंचर्स के साथ, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और जो नेक्ड डिबेंचर्स है वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी या फिर किसी भी तरह का कोई मॉर्गेज नहीं होता है। अभी आखिरी जो टाइप है वो हम देखेंगे कन्वर्शिएबल एंड नॉन कन्वर्शिएबल डिबेंचर्स। अब कन्वर्शिएबल डिबेंचर्स जो है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं बहुत ही इजीली और आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, वेयरएज नॉन कन्वर्शिएबल डिबेंचर्स जो है वो किसी भी तरह के शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे डिबेंचर्स के टाइप्स, और ये डिबेंचर्स के टाइप से हम लोगों ने दो टाइप्स देख लिए हैं, जैसे कि पहला टाइप रिडीमेबल डिबेंचर, दूसरा टाइप इररिडीमेबल डिबेंचर्स, थर्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, फोर्थ बियरर डिबेंचर्स, फिफ्थ सिक्योर डिबेंचर्स, सिक्स्थ अनसिक्योर डिबेंचर्स, सेवेंथ कन्वर्शिएबल डिबेंचर्स एंड एट्थ नॉन कन्वर्शिएबल डिबेंचर्स। इस तरह से डिबेंचर्स के 8 टाइप्स है। अब एक बात हम यहाँ पर ध्यान में लें कि डिबेंचर में हैव 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक डिबेंचर के 1 या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या फिर वैसे वो फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड डिबेंचर मॉर्गेज डिबेंचर भी हो सकता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर रिडीमेबल डिबेंचर भी हो सकता है, यानी कि एक डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स में दूसरे डिबेंचर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है, मतलब डिबेंचर इस तरह से फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि डिबेंचर में हैव 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। तो इस तरह से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स देख लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारे इशू ऑफ डिबेंचर्स की। अब जब हम इशू की बात करते हैं तो डिबेंचर्स में बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम
और एट डिस्काउंट। लाइकवाइज शेयर्स, जैसे शेयर्स हम इशू करते थे उसी तरह से डिबेंचर्स भी हम इशू कर सकते हैं, और वो इशू करते वक्त हम एट पार इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं, या फिर एट डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स में बी इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब डिबेंचर्स जो इशू कर रहे हैं हम, तो हम लोगों को लोन चाहिए, पैसे चाहिए, बोरोविंग्स चाहिए, इसलिए हम लोग ये इशू कर रहे हैं। तो डिबेंचर्स जो इशू कर रहे हैं वो कैश के लिए इशू करते हैं हम लोग, या फिर अदर देन कैश भी हम लोग उसे इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर द परचेस ऑफ एसेट, हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और उसके बदले में हम कोई एसेट परचेस कर रहे हैं, तो अदर देन कैश भी हम लोगों को डिबेंचर्स इशू करना पॉसिबल है। डिबेंचर्स में बी इशूड टू क्रेडिटर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन्स एडवांस्ड बाय देम, यानी कि क्रेडिटर्स को कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह भी डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। अब ये जो डिबेंचर्स हैं वो डिबेंचर्स हमारी कंपनी के रियल डिबेंचर्स बनते हैं ओनली जब कंपनी उनके लोन्स को पे करने में फेल हो जाती है, उस टाइम पे ये वाले जो डिबेंचर है वो रियल डिबेंचर बन जाते हैं। अब डिबेंचर्स जो है हमारी, वो डिबेंचर्स की जो अमाउंट है वो अमाउंट हम एक तो इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर लंप सम में कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो अमाउंट कलेक्शन जो होगा उसका वो एक आइदर इन इंस्टॉलमेंट्स और इन लंप सम में हो सकता है। और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हमारे जर्नल डिबेंचर्स की, तो उसमें हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे। जैसे जर्नल एंट्रीज हम इशू ऑफ शेयर्स में देखते थे, ठीक उसी तरह की जर्नल एंट्रीज हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स में देखने मिलेंगी। बस जहाँ जहाँ शेयर्स की बात आती है वहाँ वहाँ हमें डिबेंचर्स की बात करनी है। तो जर्नल एंट्रीज जो होंगी वो सेम होंगी हमारे इशू ऑफ शेयर्स की जैसी। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है हमारी इशू ऑफ डिबेंचर्स के साथ। नाउ आफ्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स वी विल प्रोसीड विथ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नाउ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन, ये रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। जो डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं उन डिबेंचर्स को हमें रिडीम भी करना है, यानी कि हमें रीपे करना है। रिडम्पशन का इजी मतलब है दोस्तों रीपेमेंट करना। तो रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में भी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, यानी कि डिबेंचर्स का जो रीपेमेंट आप करने वाले हो उसे आप एट पार भी कर सकते हो, एट प्रीमियम भी कर सकते हो और एट डिस्काउंट भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है, एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ प्रीमियम ऑन इशू इज अ प्रॉफिट बट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ लॉस, whereas discount on issue is a loss but discount on redemption is प्रॉफिट। अब देखिए दोस्तों ऐसा क्यों है। अब डिबेंचर्स जब हम इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर का मतलब है हमारा लोन, डिबेंचर का मतलब है हमारी बोरोविंग्स। अब जब हम इसका रीपेमेंट करेंगे तो अगर हम डिबेंचर्स इशू करते वक्त अगर हम प्रीमियम में अगर इसे इशू करते हैं, यानी कि ज़्यादा अमाउंट पर अगर हम इसे इशू करते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉफिट साबित हो सकता है, यानी कि हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा। लेकिन रिडम्पशन अगर प्रीमियम में होता है हमारी डिबेंचर्स का, यानी कि रीपेमेंट जो है वो अगर प्रीमियम में होता है तो दोस्तों प्रीमियम यानी ज़्यादा अमाउंट हमें रीपेमेंट में देनी होगी, जो कि हमारी कंपनी के लिए लॉस होगा। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि इशू करते वक्त, डिबेंचर इशू करते वक्त अगर आप प्रीमियम में कर रहे हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, लेकिन रिडम्पशन करते वक्त अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो वो हमारी कंपनी के लिए लॉस है। और इसी के वाइस वर्सा अगर इशू ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो अगर हम डिस्काउंट में कर रहे हैं तो ये हमारा लॉस है, क्योंकि इशू करते वक्त अगर हम डिस्काउंट में डिबेंचर्स देंगे तो हमें कम पैसा मिलेगा, जबकि हमें पैसों की ज़रूरत है और उसके लिए हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो डिस्काउंट में अगर हम इशू करेंगे तो हमारा लॉस है, बट डिस्काउंट में अगर हम रिडम्पशन करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट है।
क्योंकि डिस्काउंट में हम लोग रीपेमेंट करेंगे तो हमको कम पैसा देना पड़ेगा, जितना हमारे पास था उससे कम पैसा हम रीपेमेंट के लिए देंगे, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट साबित होता है। तो दोस्तों ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि शेयर्स के एग्जैक्टली उल्टी चीज हमें डिबेंचर्स में देखने मिलेगी। तो डिबेंचर्स की इशू और रिडम्पशन करते समय प्रीमियम और डिस्काउंट पर ध्यान देना और उससे होने वाले लॉस को ठीक तरीके से एनालाइज करके ठीक तरीके से रिकॉर्ड करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है दोस्तों। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे टाइप्स ऑफ रिडम्पशन यानी कि मेथड्स ऑफ रिडम्पशन कौन से है। अब कंपनी जो है वो कंपनी किसी भी एक टाइप से रिडम्पशन ले सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। एवरी ईयर अ सर्टेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर डिस्चार्ज्ड। डिबेंचर्स टू बी डिस्चार्ज्ड आर सेलेक्टेड बाय ड्रॉइंग लॉट्स। तो हर साल आपको कुछ डिबेंचर्स जो है वो डिस्चार्ज करने होते हैं और ये जो डिस्चार्ज करने वाले डिबेंचर्स हैं उनको ड्रॉइंग लॉट्स के तहत सेलेक्ट किया जाता है। अब दूसरी जो मेथड है रिडम्पशन की वो है रिडम्पशन इन वन लंप सम। एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड द एंटायर डिबेंचर डेब्ट इज डिस्चार्ज्ड इन वन लंप सम। डिबेंचर की एक्सपायरी पीरियड के बाद उस स्पेसिफाइड टाइमिंग में आपको आपके डिबेंचर डेब्ट को एक ही लंप सम में डिस्चार्ज करना होता है कि यानी कि एट अ टाइम एक ही टाइम पर आपको उसका रीपेमेंट करना जरूरी हो जाता है। इसे कहते हैं रिडम्पशन इन वन लंप सम। अब अगला जो टाइप है वो है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, जिसमें आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स। अब इसका रिडम्पशन आप कैसे करेंगे कि सपोज आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप इसका पैसे देकर रिडम्पशन या रीपेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में या फिर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं न्यू डिबेंचर्स में, ताकि जो डिबेंचर होल्डर्स थे वो शेयर होल्डर्स बन जाए या फिर जो ओल्ड डिबेंचर होल्डर्स थे वो न्यू डिबेंचर होल्डर्स बन जाए और आपकी कंपनी में स्टिल एग्जिस्ट रहे। तो ये वाला एक टाइप होता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। और लास्ट टाइप है रिडम्पशन बाय परचेस इन द ओपन मार्केट। The company purchases its own debentures in the open market. Debentures are purchased when the market price is low. Debentures so purchased may be kept as investments. There is no need of paying interest on own debentures kept as investment. देखिए दोस्तों, ये एक स्ट्रैटेजी है हमारी जिसमें हम लोग बात करते हैं रिडम्पशन के बारे में और इसको हम देखेंगे परचेस ओपन मार्केट में करने के बारे में। अब कंपनी जो है वो अपने खुद के डिबेंचर्स जो है वो परचेस कर सकती है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स क्यों परचेस करती है? तो जब कभी भी मार्केट में प्राइसेस लो होते हैं तो उस टाइम पर कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स जो है वो परचेस कर लेती है और उन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख देती है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर परचेस किए हुए डिबेंचर्स हमने रख दिए हैं तो हमारे खुद के डिबेंचर्स पर हमें इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं होती है। तो है ना दोस्तों फायदे का सौदा। तो ओपन मार्केट में हमारे ही डिबेंचर्स को परचेस कर लो और उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमारी कंपनी में रख दो। तो ये 4 टाइप्स है। इन 4 टाइप्स के तहत हम लोग हमारे डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं या उनका रिडम्पशन कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग अहम बात जानेंगे हमारे रिडम्पशन के फिनांस के बारे में। अब रिडम्पशन करना है यानी कि रीपेमेंट करना है हमारी डिबेंचर्स का, तो हमारे पास फिनांस का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पैसे होंगे तो ही हम रीपेमेंट कर सकेंगे, तो ही हम रिडम्पशन कर सकेंगे। तो ये जो फंड्स हमें लाने हैं या फिर ये जो फंड्स हमें कलेक्ट करने हैं ये कहाँ से आएंगे, तो ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात होगी फंड्स आएंगे हमारे पास आउट ऑफ प्रॉफिट। A part of the company's profit is utilized for the repayment of debentures. कंपनी के प्रॉफिट का जो एक वन ऑफ द पार्ट है वो हम डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी थिंग है आउट ऑफ फ्रेश इशू। अब डिबेंचर होल्डर्स का ये रीपेमेंट के लिए हम लोग शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं और जो आए हुए फंड्स हैं उन फंड से हम हमारे एग्जिस्टिंग जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका रिडम्पशन कर सकते हैं। यानी कि
पुराने डिबेंचर होल्डर्स का रिडम्पशन करने के लिए या रीपेमेंट करने के लिए नए डिबेंचर्स इशू करना या नए शेयर्स को इशू करना, इसे कहते हैं आउट ऑफ फ्रेश इशू। अब तीसरा जो टाइप है वो है सिंकिंग फंड। अब फंड्स में बी क्रिएटेड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। A fund created specially for the redemption of debentures is called debenture redemption fund। जो अब फंड्स कलेक्ट करने के काफ़ी टाइप्स है, जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि कंपनी को फंड्स चाहिए होते हैं और किसी भी तरीके से वो फंड्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो फंड्स हमने कलेक्ट किए हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक एम के लिए, तो उसे कहा जाता है सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड में हम लोग हमारे डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए फंड्स कलेक्ट करेंगे, तो उसको नाम रहेगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो इसमें हम लोगों को जो अमाउंट कलेक्ट होगी या जो फंड रेज होंगे उन फंड से सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर होल्डर का रीपेमेंट करना या रिडम्पशन करना ही पॉसिबल है। वो फंड हम दूसरे किसी भी काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये सिंकिंग फंड वर्क कैसे करेगा? एवरी ईयर हमें एक सर्टेन अमाउंट हमारी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करनी पड़ेगी हमारे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में। यानी कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट से हम लोग एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो फिक्स होगी हमारी, वो अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे हमारे सिंकिंग फंड अकाउंट को, और जो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो इमीडिएटली अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि ये जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल कर हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, उस क्रेडिट अमाउंट का एनुअल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो जो अमाउंट कलेक्ट की गई है उसको हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब इस इन्वेस्टमेंट पर जो कोई भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो इंटरेस्ट हम री इन्वेस्ट करेंगे हमारे दूसरे साल के कंट्रीब्यूशन के साथ। यानी कि पहले साल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ अमाउंट सिंकिंग फंड के अकाउंट में जमा कर दी थी। अब सिंकिंग फंड के अकाउंट में जमा हुई जो अमाउंट है उस अमाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट पर हमें फॉर द ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अगले साल में, मतलब नेक्स्ट ईयर, हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ अमाउंट हमारी सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लास्ट ईयर की अमाउंट एंड दिस ईयर अमाउंट प्लस लास्ट ईयर की अमाउंट की जो इन्वेस्टमेंट बनी थी उसका इंटरेस्ट, ये सारी चीजें मिलाकर एक नई इन्वेस्टमेंट आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये आगे प्रोसीड होते रहता है। अब जब ड्यू डेट आएगी हमारे डिबेंचर्स की, तब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने बनाई है ये इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड कर देंगे, और इसको सोल्ड करके जो फंड्स हमारे पास आएंगे उन फंड से हम रिडम्पशन कर देंगे। अब लॉस या प्रॉफिट जो कुछ भी होगा हमारे इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने के बाद, वो हमें हमारे फंड अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा, ना कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग इस पर होने वाला जो प्रॉफिट या लॉस है वो फंड अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। अब हमारे जो डिबेंचर्स डिस्चार्ज होने वाले हैं या फिर हम डिस्चार्ज कर देते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके जो पैसा आया था वो पैसा हम लोगों ने डिबेंचर होल्डर्स को पेड कर दिया और हमारे डिबेंचर्स को डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद में ये सिंकिंग फंड अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है और उसका बैलेंस जो है वो जनरल रिजर्व के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये सिंकिंग फंड इन स्पेशल केस हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पर हम स्पेशली फंड रेज करते हैं हमारे रिडम्पशन के लिए। तो ये एक टाइप है सिंकिंग फंड। और लास्ट टाइप है इंश्योरेंस पॉलिसी। ये भी एकदम सिंकिंग फंड के सिमिलर ही है। यहाँ पर सिंकिंग फंड अकाउंट जो है वो भी ओपन किया जाता है, लेकिन जो फंड्स है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं किए जाते। इंस्टेड ऑफ दैट इंश्योरेंस पॉलिसी प्रिपेयर की जाती है और प्रीमियम पेड किया जाता है एनुअली। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी जो नेसेसरी कैश अवेलेबल है वो कैरिंग आउट कर दी जाती है और फिर उसको लेकर ही रिडम्पशन किया जाता है। तो सिंकिंग फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी में हम लोग पॉलिसी निकाल कर उसके प्रीमियम भरते हैं। सेम ही तरीके से हम लोग ये बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डिबेंचर्स के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। डिबेंचर्स यानी कि लोन यानी कि बोरोइंग, ये किस तरह से हम लोग इसे देखेंगे, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स के फीचर्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। डिबेंचर्स के जो
8 टाइप्स है, 8 काइंड्स है, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर ली है। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया था, और रीपेमेंट यानी कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ डिबेंचर्स के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे और वीडियोस मिलते रहें। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में, यानी कि हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इशू और डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की कैसे होती हैं उसके बारे में हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहिए डिबेंचर्स के बारे में, फिर से पूरा वीडियो को ध्यान लगा कर देखिए, हर बात को ठीक से समझिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ और जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट के साथ। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।